ठीक है ना। पहला सवाल है चित्रसूत्र का संबंध किस पुराण से है। सबसे पहला सवाल क्या है साथियों, चित्रसूत्र का संबंध किस पुराण से है। मत्स्य पुराण से है, विष्णु धर्मेत्र पुराण से है, विष्णु पुराण से है या अग्नि पुराण से है। बताइए सबसे पहला सवाल, चित्रसूत्र का संबंध किस पुराण से है। चित्रसूत्र का संबंध किस पुराण से है। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मेत्र पुराण या अग्नि पुराण। बिल्कुल, अधिकांश लोगों का जवाब ठीक है, विष्णु धर्मेत्र पुराण से इसका संबंध है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चित्रकला का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, तो विष्णु धर्मेत्र पुराण उन ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जहां पर चित्र का वर्णन बहुत बढ़िया से किया गया है, ठीक है ना। तो विष्णु धर्मेत्र पुराण जो है साथियों, ये गुप्त काल का है। किस काल का है, गुप्त काल का है। ये जो है 500 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में कहीं लिखा गया है। और इसके रचयिता कौन है। अगला सवाल आप लोग ये बताइए, विष्णु धर्मेत्र पुराण के रचयिता कौन है। विष्णु धर्मेत्र पुराण के रचयिता कौन है। आप लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं। विष्णु धर्मेत्र पुराण के रचयिता कौन है, मार्कंडेय मुनि है। कौन है, मार्कंडेय मुनि है। मार्कंडेय मुनि है, ठीक है ना। इसके रचयिता कौन है, मार्कंडेय मुनि है। और इसमें बहुत सारे अध्याय हैं और ये कई सारी चीजों के लिए है, ठीक है ना। मार्कंडेय मुनि है, इसके रचयिता कौन है, मार्कंडेय मुनि है। और इसमें जो अध्याय 35 है वहां से लेकर के अध्याय 43 तक, तो 35वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक को चित्रसूत्र कहा जाता है। चित्रसूत्र कहा जाता है, चित्रसूत्र, ठीक है ना। और ये जो चित्रसूत्र वाला खंड है, इसको नारायण मुनि ने जो है रचित किया है। किसने, नारायण मुनि ने। तो सवाल जब पूछेगा तो ध्यान देना आप लोग, अगर ये पूछे कि चित्रसूत्र के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे, नारायण मुनि है। कौन है, नारायण मुनि है। और अगर विष्णु धर्मेत्र पुराण पूछ रहा है तो मार्कंडेय मुनि है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ होते थे, तो इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि का अपना अलग अलग खंड होता था जिसको लिखते थे। हाँ, तो 35 से लेकर के 43 तक का जो अध्याय है विष्णु धर्मेत्र पुराण का, वो चित्रसूत्र कहा जाता है। तो इसीलिए कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं। अब 35 से स्टार्ट करिए 43 तक गिनिए, तो आपको 9 अध्याय मिलेंगे। कितने, 9 अध्याय। तो चित्रसूत्र में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 9 है। तो जो चित्रसूत्र वाला खंड है उसके रचयिता नारायण मुनि, और विष्णु धर्मेत्र पुराण के रचयिता कौन माने जाते हैं, मार्कंडेय मुनि। ध्यान देना आप। चलिए, कितने अध्याय हैं, 9 अध्याय हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, चित्रसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। चित्रसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अवनी बाबू ने, स्टेला क्रेमब्रिज ने, आर्चीवाल्ड कार्लाइल ने या लॉकवुड किपलिंग ने। बताइए चित्रसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। चित्रसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन ये है अवनी बाबू यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है स्टेला क्रेमब्रिज, ऑप्शन सी है आर्चीवाल्ड कार्लाइल और ऑप्शन डी है लॉकवुड किपलिंग। बिल्कुल, अधिकांश लोगों के जवाब ठीक आ रहे हैं। चित्रसूत्र का
पहला यानी कि सर्वप्रथम जो अनुवाद हुआ वो स्टेला क्रेमरिस ने ही किया था। तो जो सबसे पहला अनुवाद है अंग्रेजी भाषा का वो स्टेला क्रेमरिस ने किया, लेकिन इसकी बड़ी आलोचना हुई, सही ढंग से उसका अनुवाद नहीं हो पाया था। तो बाद में अंग्रेजी अनुवाद इसका A.K. स्वामी ने भी किया है, आनंद कुमार स्वामी ने किया है। आनंद कुमार स्वामी ने इसका जो है अनुवाद अंग्रेजी में स्टेला क्रेमरिस के बाद में किया है, ठीक है ना। तो अगर दोनों एक साथ विकल्प में आते हैं और ये पूछता है कि किसने सबसे पहले किया, तो स्टेला क्रेमरिस होगा, ठीक है ना। बाकी ध्यान देना आप लोग, अवनी बाबू आनंद कुमार स्वामी ने भी इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। चलिए आगे देखेंगे, चित्रसूत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया था? चित्रसूत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया था? चित्रसूत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने, तारनिश झा ने, या नंदलाल बोस ने, या रामचंद्र शुक्ल ने? चित्रसूत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया था? अब चूंकि जो चित्रसूत्र वो किस भाषा में है, वो मूलभूत रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद होगा। चित्रसूत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया? अब बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद किया है, यहां मैं हिंदी पूछ रहा हूं, तो आप लोग आनंद कुमार स्वामी क्यों बता रहे हैं? आनंद कुमार स्वामी सही नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया, इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तारनिश झा ने किया है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तारनिश या तारणिस, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको ताराणिस मिलेगा, ताराणिस झा, तो ताराणिस झा या तारानिश झा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी। जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए आगे देखेंगे, चित्रसूत्र में किसका वर्णन नहीं है? चित्रसूत्र में किसका वर्णन नहीं है? हाँ, चित्रकला का, वास्तुकला का, मूर्ति कला का, या साहित्य कला का? चित्रसूत्र में किसका वर्णन नहीं है? चित्रसूत्र में किसका वर्णन नहीं है? चित्रसूत्र में किसका वर्णन नहीं है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला या साहित्य कला? तो साथियों उपरोक्त तीनों का वर्णन चित्रसूत्र में है, ठीक है ना, लेकिन साहित्य कला का वर्णन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, चित्रसूत्र में चित्रकला का भी वर्णन है, इसमें वास्तुकला का वर्णन है, इसमें मूर्ति कला का वर्णन है, लेकिन साहित्य कला का वर्णन इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखेंगे, चित्रसूत्र में मनुष्य के कितने रूप बताए गए हैं? मनुष्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रकार यहां पर होगा साथियों। हाँ, चित्रसूत्र में मनुष्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5, 6, 4 या 3? चित्रसूत्र में मनुष्य के कितने प्रकार बताए गए हैं?
चित्र सूत्र में मनुष्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5, 6, 4 या 3? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चित्र सूत्र में मनुष्य के 5 आकार बताए गए हैं। कितने? 5 आकार बताए गए हैं। बिल्कुल, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 5 आकार। ठीक है ना? और ये है हमारा प्रचार, हाँ, अम्बरीश सर का प्रचार। तो ये 1 मार्च 2023 से एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है और इस बैच में आपको 1 मार्च तक अगर ज्वाइन करते हैं तो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि बिना थ्योरी पढ़े काम नहीं चलने वाला है। तो ये रिवीजन उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखा है एक तरफ से। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, नीचे नंबर लिखा हुआ है मेरा 9616827646, इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चित्र सूत्र के अनुसार मनुष्य का प्रकार नहीं है। चित्र सूत्र के अनुसार मनुष्य का प्रकार नहीं है। रूचक, मालव्य, सशक या दरुश? बताइए, चित्र सूत्र के अनुसार मनुष्य का प्रकार नहीं है। रूचक, मालव्य, सशक या दरुश? अच्छा, हाँ, रूप गौर जी बता रही कि 5 प्रकार के नेत्र भी बताए गए हैं चित्र सूत्र में। बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। 5 प्रकार के मनुष्य और 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं। बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। हाँ, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये कोई मनुष्य का प्रकार नहीं है। रूचक, मालव्य, सशक और 2 कौन से बच गए? एक तो भद्र, ठीक है ना, और दूसरा हंस। तो ये 5 प्रकार बताए गए हैं मनुष्य के। कौन कौन से? हंस, भद्र, मालव्य, रूचक और सशक। ये 5 प्रकार बताए गए हैं चित्र सूत्र के अनुसार मनुष्य के। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? बताइए, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? 4, 2, 5 या 6? चलिए अभी आप लोग नंबर बताइए, तुक्का मारिए, मैं लिख देता हूं। पहला है सत्य चित्र। ठीक है ना? पहला क्या है? सत्य चित्र। दूसरा क्या है? वर्णिक चित्र। दूसरा क्या है? वर्णिक चित्र। सत्य चित्र, दूसरा है वर्णिक चित्र। तीसरा है नागर चित्र और चौथा है मिश्र चित्र, यानी कि जो मिश्रित। अब जो लोग 2 उत्तर बता रहे थे उनका गलत, जो लोग 5 बता रहे थे उनका भी गलत, जो लोग 6 बता रहे थे उनका भी गलत। सही क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना? तो चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? 4। सत्य चित्र, वर्णिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र।
तो चित्र सूत्र से या विष्णु धर्मेंद्र पुराण से आपका कोई सवाल अब गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ हुआ। भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ हुआ अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में? बताइए। मुगल शैली से पहला सवाल है। भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ हुआ। भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ हुआ किस मुगल शासक के समय में हुआ? कई बार हमने सवाल किया है। हाँ हाँ। तो भारत में यूरोपीय चित्रकला या सही मायने में जो मुगल कला है वो अकबर के टाइम में प्रारंभ हुई। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में, ठीक है ना। जो मुगल कला है साथियों वो अकबर के टाइम में ही प्रारंभ हुई है। ये कोई स्वतंत्र शैली नहीं है, ठीक है ना। ये ईरानी प्लस हिंदुस्तानी, ईरानी प्लस हिंदुस्तानी और प्लस यूरोपीय, इन्हीं का मिश्रण है मुगल शैली। मुगल शैली कोई स्वतंत्र शैली नहीं है, ये इन्हीं शैलियों का क्या है? मिश्रण है। रोहित कुमार हमारा नोट्स नहीं आया, नोट्स नहीं आया आपका। अच्छा ठीक है, आप मुझे कॉल कर लेना क्लास के बाद में। 6-7 दिन लगता है किसी एड्रेस पर पहुंचने में। अगर एक आध दिन लेट हुआ है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। अधिकांश मुगल चित्र हैं, अधिकांश मुगल चित्र हैं लघु चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, पट चित्र हैं या पोथी चित्र हैं? बताइए। अधिकांश मुगल चित्र हैं लघु चित्र, भित्ति चित्र, पट चित्र या पोथी चित्र? अधिकांश मुगल चित्र हैं। रोहित कुमार जी आप बेवजह की बात कर रहे हैं। 2 महीना हो ही नहीं सकता है कि हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब आप ऐसे केवल लिखने के लिए लिख रहे हैं तो मत लिखिए, ठीक है। ऐसी इतना समय लगता ही नहीं है इसमें। तमाम लोग अभी लाइव पढ़ रहे हैं जिन्होंने नोट्स मंगाए, सही टाइम पर उनको मिल गए। केवल लिखने के लिए लिख रहे हैं तो मत लिखिए। वास्तव में कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है तो ठीक है, इतना समय लगता नहीं है। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं आप। अधिकांश मुगल चित्र क्या है बताइए? लघु चित्र, भित्ति चित्र, पोथी चित्र या पट चित्र? तो अधिकांश जो मुगल चित्र है साथियों क्या है? लघु चित्र है। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि मुगल कला में पोथी चित्र भी खूब मिलेंगे, और पोथी चित्र किसके टाइम पर मिलेंगे? अकबर के टाइम पर। हाँ, अकबर के टाइम पर पोथी चित्र खूब मिलेंगे। पोथी मतलब किसी किताब का ही चित्रण करवा देना, उसमें जो बातें लिखी हैं, जो कहानियां हैं, जो दंत कथाएं हैं, उनका चित्रण करना ही पोथी चित्रण है। एक सवाल मैं पूछता हूं कि सबसे पहले किस शैली में पोथी चित्रण हुआ? सबसे पहले किस शैली में पोथी चित्रण हुआ? सबसे पहले किस शैली में पोथी चित्रण हुआ? तो सबसे पहले पोथी चित्रण किस शैली में हुआ था? पाल शैली में हुआ था। आप लोग याद करिए, सबसे पहले पोथी चित्रण पाल शैली में हुआ था। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उनका चित्रण करना प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहला पोथी चित्रण पाल शैली से प्राप्त होता है, ठीक है ना।
और सबसे पहला लघु चित्र भी आपको वहीं से प्राप्त होता है। सबसे पहला लघु चित्र भी आपको वहीं से प्राप्त होता है। याद करिए, ताड़पत्रों पर लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। ठीक है ना, ताड़पत्रों पर लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। तो यहां पर सवाल ये पूछ रहा है कि अधिकांश मुगल चित्र बने हैं, तो वो लघु चित्र बने हैं। हालांकि पोथी चित्र भी जो है मुगलों के टाइम पर बने हैं। भित्ति चित्र भी बने हैं, अकबर के टाइम में भित्ति चित्र भी बना है, लेकिन जो अधिकांशता बना है वो लघु चित्र किसके टाइम पर बना है? चलिए, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित हैं? प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित हैं? भविष्यवाद, रोमांसवाद, प्रभाववाद या यथार्थवाद? प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से प्रभावित हैं? भविष्यवाद, रोमांसवाद, प्रभाववाद या यथार्थवाद? सही आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवाद, रियलिज्म। ठीक है ना। तो प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किससे प्रभावित है? यथार्थवादी कला से। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता है। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता है। प्राकृतिक चित्र, पोथी चित्र, धार्मिक चित्र, काल्पनिक चित्र। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता है। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता है। अब जहांगीर के काल में साथियों जो चित्र बने, उनकी विशेषताओं में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता क्या मिलेगी? तार्किकता बढ़ गया था। ठीक है ना, तार्किकता बढ़ गया था। दूसरा देखेंगे, धार्मिकता का अभाव। धार्मिकता का अभाव। ठीक है ना। तीसरा जो चीज था वो था हाशियों का बनना। ये सब विशेषता है जहांगीर के टाइम पे। चौथा, प्राकृतिक चित्रण। आप देखेंगे मंसूर ने पुष्पों के चित्र बनाए हैं। हाँ, तो ये सब विशेषताएं। अब अगर उस सवाल पर हम जाएंगे तो सवाल हल हो जाएगा आसानी से। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता है, तो पोथी चित्र विशेषता है अकबर के समय की। किसके समय की साथियों? अकबर के समय की। ये विशेषता किसके टाइम की है? अकबर के टाइम की है, ना कि जहांगीर के टाइम की है। धार्मिक चित्र भी अकबर के टाइम में ही बने हैं। ठीक है ना। काल्पनिक चित्र नहीं होगा यहां पर, प्राकृतिक चित्र सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन ये सही होगा, प्राकृतिक चित्र। और उत्कृष्ट सभी, सभी जो है अच्छे बने हैं जहांगीर के टाइम में। प्रारंभ हो गए थे अकबर के टाइम में, लेकिन अच्छे सभी बने हैं जहांगीर के टाइम में। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सभी ही किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल सवाल है। सभी ही किसे कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम पूछ रहा है। पोर्ट्रेट को, म्यूरल को,
रंगोली को या वस्त्र चित्रण को? बताइए, सभी ही किसे कहा जाता है? पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, रंगोली को या वस्त्र चित्रण को? बड़ा सरल सवाल है ना? हाँ, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट कहिए या सभी ही कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। म्यूरल भित्ति चित्र को कहा जाता है। किसको? भित्ति चित्र को म्यूरल कहा जाता है। हाँ। रंगोली क्या है? एक लोक कला है। रंगोली क्या है? एक लोक कला है। ये कहाँ की लोक कला है साथियों? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। रंगोली क्या है? महाराष्ट्र की एक लोक कला है। अभी तो पूरे भारत में बनाया जाता है, लेकिन ये महाराष्ट्र की लोक कला है। चलिए आगे बढ़े। सिगरिया गुफा स्थित है। सिगरिया गुफा स्थित है श्रीलंका में, भारत में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? सिगरिया की गुफा कहाँ स्थित है? बड़ा सिंपल सवाल है, श्रीलंका में। ठीक है ना? श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित है। श्रीलंका के मटाले जिले में ये स्थित है। ठीक है ना? सिगरिया गुफा का संबंध किस धर्म से है साथियों? किस धर्म से इसका संबंध है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। इसका जो चित्रण विधान है वो अजंता के समान है। किसके? अजंता के समान है। सिगरिया गुफा देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि आराम करता हुआ सिंह बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, और इसीलिए इसका नाम सिगरिया है। मटाले श्रीलंका। बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्रण विधान कैसा है? अजंता जैसा इसका चित्रण विधान है। चलिए आगे देखेंगे। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? बिहार के राजाओं का, बिहार के राजाओं का, मिथिला के राजाओं का, अंग्रेजी शासकों का या अंग्रेज अधिकारियों का? बताइए। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अब इसको आप पटना शैली कहें या कंपनी शैली कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। पटना शैली या कंपनी शैली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंग्रेज अधिकारियों का। ठीक है ना? अंग्रेज अधिकारियों का, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण उनको प्राप्त हुआ, अंग्रेजी शासकों का नहीं होगा। सी सही नहीं होगा। कंपनी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कंपनी के अधिकारियों ने इसको जो है प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। बैगनी रंग विरोधी है। बैगनी रंग विरोधी है किसका? बैगनी रंग विरोधी है किसका? पीले का, नीले का, हरे का या लाल का? बैगनी रंग विरोधी है।
बैगनी रंग विरोधी है। किसका? पीले का। बिल्कुल सही जवाब, पीले का। बैगनी रंग किसका विरोधी है? पीले का। हाँ, ये ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए अगर नहीं बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए ट्रायंगल। यहां जो एक दूसरे के सीधे लिखे हुए हैं, हाँ, वो अपोजिट होते हैं। जैसे लाल का अपोजिट हरा, ठीक है ना। पीले का अपोजिट बैगनी, और नीले का अपोजिट क्या हो जाएगा? नारंगी, ठीक है ना। लाल, पीला, नारंगी, ये सब क्या है? हाँ साथियों, ये क्या है? ये गर्म रंग है। ये क्या है? ये गर्म रंग है। ये इतने जो लोग हैं ना, ये गर्म रंग है। क्या है? गर्म रंग है। और ये सब क्या है? ये शीत रंग है, ठीक है ना। ये शीत रंग है। हम्म। सबसे ज्यादा प्रकाश किस रंग में होता है? चलिए एक सवाल और आप बताइए। आप लोग, सबसे ज्यादा प्रकाश किस रंग में होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश किस रंग में होता है? हम्म। कई लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रकाश किस रंग का होता है? पीले रंग का। पीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम पीला लोगों ने भेज दिया है। खतरे का निशान कौन सा रंग बताता है? खतरे का निशान कौन सा रंग बताता है? खतरे का निशान कौन सा रंग बताता है? लाल। लाल जो है, रेड, हाँ, ये खतरे का निशान। और लाल को ही खतरे के निशान के रूप में क्यों चुना गया है? हाँ, क्योंकि ये प्रेम का भी रंग होता है, और प्रेम मतलब खतरा। हाँ, मतलब पहले से इशारा मिल जाता है कि खतरा है, फिर भी आदमी करता है। तो लाल रंग गुस्से का प्रतीक है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, लाल रंग खतरे का प्रतीक है। लेकिन खतरे का प्रतीक लाल रंग इसलिए नहीं बनाया गया कि प्रेम का प्रतीक है। उसकी दूसरी वजह है, वो है तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसका तरंग दैर्ध्य जो है ज्यादा होता है। और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से ये दूर से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। दूर से दिखाई पड़ता है। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा, वो उतना दूर से दिखाई पड़ेगा। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम, वो उतना जो है नजदीक से ही देख पाएंगे, आप दूर से नहीं देख पाएंगे। और ये आवृत्ति के बिल्कुल विपरीत होता है। हाँ, आवृत्ति के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है इसका। तरंग दैर्ध्य क्या होता है?
दो तरंगों के बीच की जो दूरी होती है, हाँ, वो तरंग दैर्ध्य होता है। चलिए आगे बढ़ जाए तो क्लास फिजिक्स की हो जाएगी। जैसे ये तरंग है, तो ये जो दूरी होती है इसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, हरा किसका प्रतीक है? हरा हरियाली का, विकास का प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक वाजपेयी या अशोक भौतिक? अशोक भौतिक कौन है भाई? रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौतिक या अशोक वाजपेयी? ये अशोक वाजपेयी साहब जो है ना, ये वर्तमान में रजा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। रजा फाउंडेशन, वर्तमान में ये रजा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। रजा फाउंडेशन किसने बनाया था? सैयद हैदर रजा ने बनाया था। किस लिए? जो नए तुर्क पैदा हो रहे हैं कला के क्षेत्र में, उनको सहायता प्रदान करने के लिए रजा फाउंडेशन बनाया था सैयद हैदर रजा ने। सवाल क्या कह रहा है कि रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे देखेंगे। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? यह भी सवाल कई बार आप लोगों ने किया है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? विलियम जोन्स, जदुनाथ सरकार, विलियम जोन्स, कनिंघम या कर्नल टाड? क्या हो जाएगा? कर्नल टाड। सरल सवाल। आगे देखेंगे। शाहनामा के रचनाकार हैं। शाहनामा के रचनाकार हैं। शाहनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, फिरदौसी, अबुल फजल या अल बरूनी? शाहनामा के रचनाकार हैं। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? फिरदौसी। शाहनामा क्या है साथियों? ये ईरान के शाहों का इतिहास है। क्या है? ईरान के शाहों का इतिहास। ईरान के शाहों का इतिहास है। ये शाह कौन है? वहां के राजा को शाह कहा जाता है। ठीक है ना, जानवर वानवर मत समझ लेना, वहां के राजा को शाह कहा जाता है। ईरान के शाहों का इतिहास किसने लिखा? फिरदौसी ने।
ठीक है ना। और इस शाहनामा को भारत कौन लेकर के आया था? बाबर। ठीक है ना, शाहनामा को भारत लेकर के कौन आया था? बाबर लेकर के आया था। और ये लंबे समय तक मुगल लाइब्रेरी में रही। फिर जब यहाँ पर अंग्रेज मजबूत हुए तो यूरोप वालों का काम है दुनिया भर की अच्छी चीजों का चोरी कर लेना, तो वो लेकर के चले गए शाहनामा को। वर्तमान में वो ब्रिटेन में है। चलिए आगे देखेंगे।